बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की लेक्चर सीरीज़ में आज हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स फंक्शंस एंड मैपिंग्स। इस चैप्टर में हम कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को डीपली डिस्कस करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स फंक्शंस का ग्राफ ड्रा नहीं कर सकते। जिस तरह से हमने कैलकुलस में रियल फंक्शंस को पढ़ा था, उनका ग्राफ हमने देखा था, उस तरह से हम कॉम्प्लेक्स फंक्शंस का ग्राफ ड्रा नहीं कर सकते। इसका ग्राफ क्यों नहीं ड्रा कर सकते, क्या रीज़न है, इसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक अल्टरनेटिव वे है कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, दैट इज़ मैपिंग्स। ठीक है, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक अल्टरनेटिव वे है मैपिंग्स, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी विच टॉपिक्स विल बी डिस्कस इन दिस चैप्टर। इंट्रोडक्शन है हमारे पास। इन दी प्रीवियस चैप्टर वी इंट्रोड्यूस्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड स्टडीड सम ऑफ देयर अलजेब्रिक एंड ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज। अब देखें, प्रीवियस लेक्चर हमने देखा, उसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टडी किया, फिर हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पेश आई। ठीक है, उसके अलावा हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ ज्योमेट्रिक और अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। इस चैप्टर में हम कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को डीपली स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है, अनलाइक द फंक्शंस स्टडीड इन कैलकुलस वी शैल सी दैट वी कैन नॉट ड्रा द ग्राफ ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। यानी कि वो कह रहे हैं कि जिस तरह हमने कैलकुलस में रियल फंक्शंस को देखा, उसका ग्राफ ड्रा किया, उसके बरअक्स हम कॉम्प्लेक्स फंक्शंस का ग्राफ ड्रा नहीं कर सकते। ठीक है, देयरफॉर वी इंट्रोड्यूस द नोशन ऑफ मैपिंग एज एन अल्टरनेटिव वे ऑफ ग्राफिकली रिप्रेजेंटिंग अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। यानी कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव वे है, डेट इज मैपिंग। ठीक है, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस आर आल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन दिस चैप्टर। यानी कि हम कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की लिमिट और कंटिन्यूटी को भी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, मेन टॉपिक्स कौन से हमने डिस्कस करने हैं इस चैप्टर में। चैप्टर नंबर 2 में सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को पढ़ेंगे, देन हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स फंक्शंस का ग्राफ ड्रा नहीं किया जा सकता, उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव वे है, दैट इज कॉम्प्लेक्स मैपिंग, उसको हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की लिमिट और कंटिन्यूटी को। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को। उससे पहले हम क्विकली फंक्शंस को देख लेते हैं कि फंक्शन बेसिकली क्या होता है। अ फंक्शन f from a set A to set B is a rule of correspondence that assigns each element in set A one and only one element in set B। यानी कि इसका क्या मतलब है कि फंक्शन हमारे पास सेट A से सेट B तक एक ऐसा रूल है या मैपिंग है, ठीक है, जो कि क्या करता है कि सेट A के तमाम एलिमेंट्स को सेट B में यूनिक एलिमेंट के साथ मैप करवाता है। यानी कि इसको अगर हम इस तरह से समझें, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास सेट A है, ठीक है, और ये सेट B है। इसमें कोई एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3, और इसमें हम एलिमेंट ले लेते हैं A B C। ये सेट A है हमारे पास और ये सेट B है हमारे पास। ठीक है, और ये फंक्शन हमने कोई डिफाइन किया है फ्रॉम सेट A टू सेट B। अब ये फंक्शन क्या करेगा कि इस A के तमाम एलिमेंट्स को सेट B में यूनिक एलिमेंट के साथ मैप करवाएगा। ठीक है, यानी 1 A के साथ मैप होगा, 2 हम कह लेते हैं C के साथ मैप होगा, ये 3 B के साथ मैप होगा। ठीक है, तो ये फंक्शन है, यानी कि वो सेट A के तमाम एलिमेंट्स को यूनिक एलिमेंट के साथ मैप करवा रहा है। अब देखेंगे, अगर ये है हमारे पास सेट A, ये सेट B है, इसमें हम एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 A B C, ये हमारे पास सेट A है, ये सेट B है। अगर इस पे हमने कोई फंक्शन डिफाइन किया f, ठीक है, तो अब 1 मैप होगा A पे, इसी तरह 1 मैप होगा B पे और 2 मैप होगा C पे। तो ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि फंक्शन जो है वो सेट A के तमाम एलिमेंट्स को
सेट बी में यूनिक एलिमेंट पर मैप करवाता है, ठीक है। तो अब ये देखिए 1 तो ये ए पे मैप हो रहा है और बी पे भी मैप हो रहा है, ठीक है, और 2 सी पे हो रहा है और 3 मतलब हो ही नहीं रहा, तो ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। ये था फंक्शन के एक फंक्शन एफ सेट ए से सेट बी तक ऐसा रूल है या मैप है या कोई मशीन कह सकते हैं कि जो सेट ए के तमाम एलिमेंट्स को सेट बी में यूनिक एलिमेंट के साथ मैप करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट आप कैलकुलस में आपने फंक्शन पढ़े होंगे एफ फ्रॉम आर टू आर, ठीक है, यानी कि ऐसे फंक्शन जिसकी डोमेन आर से हो और रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर हो, यानी कि इनपुट रियल नंबर से हो और आउटपुट भी रियल नंबर से हो, तो ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। लेकिन अगर ऐसे फंक्शन जिनकी इनपुट या डोमेन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर हो और आउटपुट भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। इन द कैलकुलस वी स्टडीड फंक्शंस हुज इनपुट्स and outputs were real numbers, such functions are called real valued function, ठीक है, जिनकी इनपुट और आउटपुट जो है रियल नंबर्स हो, तो ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शंस। इन दिस सेक्शन वी स्टडी फंक्शंस हुज इनपुट्स एंड आउटपुट्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड वी कॉल दीज फंक्शंस कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल या सिंपली कॉम्प्लेक्स फंक्शंस कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे फंक्शन जिनकी जो डोमेन है या इनपुट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो और आउटपुट या रेंज जो है वो भी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से हो, तो उस तरह के फंक्शंस हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। अब हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन को स्टडी करते हैं कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या है। अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन इज अ फंक्शन हुज डोमेन एंड रेंज आर सबसेट्स ऑफ सेट सी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिनकी डोमेन, ठीक है, यानी कि ये अगर फंक्शन है तो ऐसे फंक्शन जिनकी ये जो डोमेन है या इनपुट्स हम कह सकते हैं इनपुट वो भी सी से हो और जो आउटपुट है रेंज वो भी सबसेट ऑफ सी हो, तो ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शंस, ठीक है। Inputs of a complex function f will be typically be denoted by z and outputs by the variable omega जो कि इक्वल f of z, ठीक है। जैसा कि आपने रियल फंक्शंस में पढ़ा कि y इज इक्वल टू f of x, ये हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है। तो इसमें जो इनपुट है वो x है, ठीक है, x इनपुट देते हैं तो उसको x से डिनोट करते हैं इनपुट को, और जो हमें आउटपुट मिलती है उसको हम कहते हैं f of x या y। इसी तरह कॉम्प्लेक्स फंक्शन में जो इनपुट है हम उसको डिनोट करते हैं z से, और जो आउटपुट हमें मिलती है उसको हम f of z कह देते हैं या ओमेगा, ठीक है, ये है। नेक्स्ट है व्हेन रेफरिंग टू ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन वी विल यूज 3 नोटेशंस। कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को रेफर करने के लिए हम 3 तरह की नोटेशंस को यूज कर सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं f of z इज इक्वल टू z माइनस आयोटा, ये लिख सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को रेफर कर रहा है, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू z माइनस आयोटा, ये लिख सकते हैं, या सिंपली हम z माइनस आयोटा लिख सकते हैं। तो ये तीनों नोटेशंस कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को रेफर कर रही हैं, ठीक है। जिस तरह से रियल में हमने पढ़ा कि y इज इक्वल टू x माइनस 1, ठीक है, ये हमारे पास एक रियल वैल्यू फंक्शन है, ठीक है, ये x है, सॉरी इधर लिख लें कि y इज इक्वल टू x माइनस 1, ठीक है। हम ये रियल वैल्यू फंक्शन है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1, ठीक है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसी तरह से हम कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को लिखने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ z इज इक्वल टू z माइनस आयोटा, या ओमेगा इज इक्वल टू z माइनस आयोटा, या सिंपली z माइनस आयोटा भी लिख दें, तो इसका मतलब यही है कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है ओमेगा इज इक्वल टू f ऑफ z denotes complex function whereas y is equal to f of x represents a real valued function, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू f of z जो है ये रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को, और जो y इज इक्वल टू f of x है ये रिप्रेजेंट करता है रियल वैल्यूड फंक्शंस को। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास द एक्सप्रेशन z स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा इंटू z। अब देखें कि ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है,
इसमें आप जी कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है, एज अ इनपुट आप जी कुछ भी पुट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, और जो हमें आउटपुट मिलेगी इन रिटर्न, ठीक है, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा कोई, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, क्योंकि हमने कॉम्प्लेक्स फंक्शन में पढ़ा था कि ऐसा फंक्शन को हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन कहते हैं जिसकी इनपुट और आउटपुट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो, ठीक है, यानी कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट हो कोई। तो यहाँ पे जी हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर पुट कर सकते हैं और जो हमें आउटपुट मिलेगी वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगी। तो डैट मीन्स कि ये जो जी स्केयर माइनस 2 प्लस आयोटा जी है ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, ठीक है। द एक्सप्रेशन कैन बी एवेल्यूएटेड एट एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जी, यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जी पे हम एवेल्यूएट कर सकते हैं, कोई भी जी हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऑलवेज यील्ड्स अ सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर, और जो हमें आउटपुट मिलेगी वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगी। So the complex function, so f of z is equal to z square minus 2 plus iota z defines the complex function, ठीक है, यानी कि ये फिर हम कहेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है हमारे पास। we evaluate it at, अगर हमने ये चेक करना हो कि वाकई ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है कि नहीं, हम कोई एक दो कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें पुट करते हैं और चेक करते हैं कि क्या आउटपुट में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है कि नहीं। तो z इज इक्वल टू आयोटा और z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा पे इसको एवेल्यूएट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले z इज इक्वल टू आयोटा ये इनपुट यूज करेंगे, ठीक है। तो f ऑफ आयोटा इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर माइनस 2 प्लस आयोटा इनटू आयोटा इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल है माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा, तो ये इक्वल होगा माइनस 2 आयोटा। अब देखें कि इनपुट हमने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया और रिटर्न में हमें आउटपुट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिली, तो इसका मतलब ये है कि ये जो f ऑफ z इज इक्वल टू जी स्क्वायर माइनस 2 प्लस आयोटा ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। इसी तरह हम चेक कर सकते हैं 1 प्लस आयोटा के लिए भी, तो उस केस में हमें ये आउटपुट मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द एक्सप्रेशन g ऑफ z इज इक्वल टू z प्लस 2 रियल ऑफ z, ये भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स फंक्शन है एक, क्योंकि इसको भी हम कोई भी इनपुट दे सकते हैं और आउटपुट में हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं आयोटा के ऊपर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कोई, तो जब हमने ये इनपुट दी तो हमें आउटपुट में आयोटा ही मिला, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी ये जो एक्सप्रेशन है ये भी कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को ही डिफाइन करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। अब देखिए स्टूडेंट्स आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़े, लेट्स सपोज कि हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, ठीक है। आपने प्रीवियस लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर्स को स्टडी किया और फिर हमने उसमें बताया कि ये जो x है इसको हम रियल कहते हैं, रियल ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल ऑफ z, ठीक है। और ये जो y है इसको हम कहते हैं कि ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, इमेजिनरी ऑफ z है, ठीक है। जिस तरह हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट बताया और इमेजिनरी पार्ट बताया कॉम्प्लेक्स नंबर में, अब हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन में रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। अब देखेंगे अभी हमने कहा पीछे कि लेट्स सपोज कि ये हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है f ऑफ z, ठीक है, f ऑफ z ओमेगा इज इक्वल टू f ऑफ z। अगर ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो इसको हम कोई भी इनपुट देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, और आउटपुट में हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, ठीक है। ये भी हमने पढ़ा है कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन में जो इनपुट और आउटपुट होती है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होती है, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि इसकी जो आउटपुट है वो u प्लस आयोटा v है, ठीक है, हम ये कह देते हैं क्योंकि आउटपुट भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगी। तो अब ये जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है इसमें जो u होगा इसको हम कहेंगे ये रियल पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन f का, और ये जो v है ये इमेजिनरी पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स फंक्शंस का, ठीक है, इस तरह से। If omega is equal to f of z is a complex function, then image of complex number z, यानी इस नंबर का जो इमेज होगा वो भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। लेट्स सपोज ओमेगा इज इक्वल टू u प्लस आयोटा भी है, ठीक है, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू f ऑफ z कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, उसका जो इमेज होगा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और लेट्स से कि ओमेगा इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v है। तो यहाँ पे जो u होगा उसको हम कहेंगे ये रियल पार्ट है फंक्शंस का, कॉम्प्लेक्स फंक्शन का, और ये जो v है ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। बाय सिंप्लीफाइंग द एक्सप्रेशन f of x plus iota y, we can write the real variables u and v in terms of x and y,
यानी कि इस बात की अगर आपको समझ नहीं आई तो एग्जाम्पल से हम क्लियर कर लेते हैं। यानी ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, बाय रिप्लेसिंग द सिंबल z विद x प्लस आयोटा y इन दी कॉम्प्लेक्स फंक्शन। यानी कि ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स फंक्शन है कोई, ओमेगा इज इक्वल टू एफ ऑफ z इज इक्वल टू जी स्केयर, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। जब इसमें हम z की जगह x प्लस आयोटा y रिप्लेस करेंगे देन वी ऑब्टेन ओमेगा इज इक्वल टू z की जगह हम x प्लस आयोटा y और स्केयर ऊपर वैसे ही, जब स्केयर ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा x स्केयर माइनस वाई स्केयर प्लस 2xy इंटू आयोटा, तो ये हमारे पास ओमेगा इसके इक्वल आ गया। यहाँ पे जो x स्केयर और माइनस वाई स्केयर है ये रियल पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन का, और ये जो 2xy है ये इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स फंक्शन का, ठीक है। और ये जो x स्केयर माइनस वाई स्केयर इसको हम u कह सकते हैं, ठीक है, और ये जो यहाँ पे 2xy इसको हम v कह सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का मतलब यही है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई को, यानी कि जी की जगह जब एक्स प्लस आयोटा वाई रिप्लेस करेंगे तो हम ये जो रियल वेरिएबल्स हैं u और v इनको हम इन टर्म ऑफ x और y लिख सकते हैं, ठीक है। जब देखेंगे जब ओमेगा में हम z की जगह x प्लस आयोटा वाई रिप्लेस किया तो हमारे पास ये आया, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये इसको हमने u कहा और ये जो u है ये इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई है, इसी तरह ये जो v है ये भी इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 से द रियल वेरिएबल्स u एंड v आर गिवन बाय, यानी कि इसको हमने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को u कह दिया और ये जो 2xy इसको हमने v कह दिया, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। द एग्जांपल इलस्ट्रेट्स दैट इफ ओमेगा इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v, यानी कि ओमेगा इसके इक्वल होता है और ये इक्वल है f ऑफ x प्लस आयोटा y, ठीक है। यानी कि जब f ऑफ z में z की जगह x प्लस आयोटा y पुट करेंगे तब हमारे पास जो आउटपुट में मिलेगी u प्लस आयोटा v की फॉर्म में होगी, ठीक है। और ये जो u होगा ये भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई होगा और ये जो v होगा ये भी इन टर्म ऑफ एक्स वाई होगा, ठीक है। इज अ बोथ कॉम्प्लेक्स फंक्शन देन बोथ u एंड v आर रियल फंक्शंस ऑफ टू रियल वेरिएबल्स x एंड y, ठीक है। यानी कि u और v जो होंगे ये रियल फंक्शंस होंगे। रियल फंक्शंस क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि x और y दोनों रियल हैं, तो u इन टर्म ऑफ एक्स वाई है तो इसका मतलब u भी रियल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन है जब उसमें हम z की जगह x प्लस आयोटा y रिप्लेस करेंगे तो हम उस कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को इन टर्म्स ऑफ टू रियल फंक्शंस रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि f ऑफ z को हम जब z की जगह x प्लस आयोटा y रिप्लेस करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टू रियल फंक्शन u प्लस आयोटा v, ठीक है। ये u और v ये दो रियल फंक्शंस हैं, तो यही लिखा हुआ है दैट इज बाय सेटिंग z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y वी कैन एक्सप्रेस एनी कॉम्प्लेक्स फंक्शन ओमेगा इज इक्वल टू f ऑफ z इन टर्म्स ऑफ टू रियल फंक्शन, ठीक है। यानी कि हम f ऑफ z को इन टर्म्स ऑफ टू रियल फंक्शन u जो कि एक्स वाई का फंक्शन है और v भी एक्स वाई का फंक्शन है, दो रियल फंक्शंस की टर्म में हम लिख सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को। और यहाँ पे जो u एक्स वाई होगा ये फंक्शन u एक्स वाई और v एक्स वाई इनको हम कहेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये जो u है इसको हम कहेंगे ये रियल पार्ट है f का और ये जो v है ये इमेजिनरी पार्ट है f का, ठीक है। यानी कि इसमें हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स फंक्शंस क्या होते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस का हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स बताया। जिस तरह से हमने रियल नंबर्स में रियल और इमेजिनरी पार्ट्स बताए थे इसी तरह हमने कॉम्प्लेक्स फंक्शन में रियल और इमेजिनरी पार्ट्स बताए। और हमने ये भी देखा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को हम इन टर्म्स ऑफ टू रियल फंक्शंस एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कि फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ फंक्शन f of z is equal to z square minus 2 plus iota z and g of z is equal to z plus 2 real of z। यानी इन दो कॉम्प्लेक्स फंक्शन में हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स बताने हैं। तो हम क्या करेंगे कि दोनों केस में हम z को x प्लस आयोटा y से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो पहले पार्ट में किया f ऑफ x प्लस आयोटा y इक्वल होगा x प्लस आयोटा y स्क्वायर माइनस 2 प्लस आयोटा x प्लस आयोटा y। यहाँ से जब ये स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2x y आयोटा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर, रियल पार्ट्स को हम सेपरेट करेंगे यानी एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ पे 2x बार माइनस है तो माइनस 2x और यहाँ पे माइनस का y और प्लस y,
ठीक है, इन रियल पार्ट्स को हमने सेपरेट किया और इमेजिनरी पार्ट जो है 2xy अयोटा माइनस 2y अयोटा और प्लस, यानी कि ये बाहर माइनस है तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो जब अयोटा बाहर माइनस का अयोटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2xy प्लस का 2y माइनस का माइनस है और x माइनस का, ये हमारे पास आ जाएगा। ये जो एफ ऑफ एक्स वाई ये इसके इक्वल आ जाएगा। और यहाँ पे ये जो एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर माइनस 2x प्लस वाई, ये जो है इसको हम u कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये रियल पार्ट है इस फंक्शन का, ठीक है, एफ ऑफ जी का। और ये जो 2xy माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स है, ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, इसी तरह से जी ऑफ जी में भी x की जगह जब हम जी की जगह x प्लस अयोटा वाई को रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास 3x प्लस अयोटा वाई आएगा। यहाँ पे जो 3x है ये इसको हम u कह देंगे, यानी कि ये रियल पार्ट है जी ऑफ जी का, और ये जो y है ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स फंक्शन था, इसको हमने इन टर्म्स ऑफ टू रियल फंक्शन लिख दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, या सिंपली हम कह सकते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? द फंक्शन e की पावर z डिफाइंड बाय, जो इस तरह से डिफाइन हो, e की पावर z इज इक्वल टू ex cos ऑफ y प्लस अयोटा e की पावर x sin ऑफ y इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ठीक है, ई एफ जी जो कि इस तरह से डिफाइन है, इसको हम कहते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। यानी कि ई की पावर जी ये किस तरह से इसके इक्वल है, यानी कि ये देखें ई की पावर जी, इसको हम लिख सकते हैं ई की पावर जी को हम लिख सकते हैं जी की जगह एक्स प्लस अयोटा वाई को। ठीक है, एक्स प्लस अयोटा वाई, यहाँ से हम ई की पावर एक्स को सेपरेट कर सकते हैं इनटू ई की पावर, ये इनटू है, ठीक है, इनटू अयोटा वाई, यानी कि इनको हमने सेपरेट करके लिख लिया। अब बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो फिर यही आएगा। ठीक है, यहाँ से फिर हम लिख सकते हैं ई की पावर एक्स तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ से ई की पावर अयोटा वाई, यानी हमने पढ़ा हुआ है कि ई की पावर अयोटा थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे थीटा की जगह वाई है तो हम लिख सकते हैं ई की पावर अयोटा वाई को कॉस वाई, ठीक है, कॉस वाई प्लस अयोटा साइन वाई। ठीक है, तो यहाँ से ई की पावर एक्स को कॉस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे और ई की पावर एक्स को अयोटा साइन वन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इस तरह से हमारे पास ई की पावर से इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इस फंक्शन को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और इसमें भी हम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो हमने डिफाइन किया ई की पावर से, इसमें भी हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स को बता सकते हैं। यानी रियल पार्ट क्या होगा, u ऑफ एक्स वाई, वो क्या होगा e की पावर x cos y, और इमेजिनरी पार्ट v एक्स वाई वो क्या होगा e की पावर x sin y। ठीक है, अब एक हमारे पास एग्जांपल है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर z एट द पॉइंट्स z इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू अयोटा। इन दो पॉइंट्स के ऊपर हमने e की पावर z को फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हम फॉर z इज इक्वल टू 0 के लिए देखते हैं e की पावर 0 इज इक्वल टू, यानी कि इसको फिर हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि अभी हमने ऊपर देखा कि अगर e की पावर z है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं इसके इक्वल, यानी e की पावर x cos y प्लस अयोटा e की पावर x sin y। तो देखिए कि हमारे पास z हमारे पास 0 के इक्वल है, तो यहाँ पे e की पावर x लेनी है, यानी कि e की पावर x क्या है इसमें, z इज इक्वल टू 0 है, यानी कि इसको हम 0 प्लस 0 अयोटा लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये जो 0 है ये x है ये y है, यानी एक्स वाई दोनों 0 है, तो इसका मतलब e की पावर 0 cos ऑफ y, y क्या है 0 प्लस अयोटा e की पावर 0 sin y भी 0 है। ठीक है, ये इक्वल होगा e की पावर 0 1 के इक्वल, और cos 0 1 होता है प्लस अयोटा sin 0 0 होता है, तो यहाँ से e की पावर 0 1 के इक्वल होगी। ठीक है, इसी तरह से z इज इक्वल टू अयोटा, तो यहाँ से e की पावर अयोटा इक्वल होगी e की पावर x। अब देखें x यहाँ पे 0 है तो e की पावर 0 cos y क्या है 1, यानी कि अयोटा के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो y होता है, तो 1 प्लस अयोटा साइन 1, यहाँ से ये इक्वल होगा e की पावर 0 1 के इक्वल होगा cos 1 वैसे ही आ गया प्लस अयोटा साइन 1। cos 1 की वैल्यू होती है 0.5403 और साइन 1 की वैल्यू है 0.8415। ठीक है, तो इस तरह से e की पावर अयोटा ये अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब देखें कि आपने कॉम्प्लेक्स प्रीवियस चैप्टर में आपने कॉम्प्लेक्स नंबर की
पोलर फॉर्म को डिस्कस किया, ठीक है। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सपोनेंशियल फॉर्म को स्टडी करने में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। We know that the polar form of any non-zero complex number is this, ठीक है। z is equal to r into cos थीटा प्लस iota sin थीटा। ये आपने परेशान ही होना स्टूडेंट्स, ये हम प्रीवियस चैप्टर में इसको डिस्कस कर रहे हैं, आप वो लेक्चर लाजमी लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो यहाँ से r वैसे ही रहेगा, हमें पता है कि cos थीटा प्लस iota sin थीटा ये इक्वल होता है e की पावर iota थीटा के, ठीक है। इस बात को यहाँ पे प्रूव नहीं कर रहे लेकिन ये इसके इक्वल है और e की पावर आयोटा थीटा। अब ये जो फॉर्म है आर ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। द पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 3 आयोटा। अब ये 3 आयोटा है, इसकी पोलर फॉर्म आपको पता होगी किस तरह से हम निकालते हैं। पोलर फॉर्म में हमें r चाहिए और थीटा चाहिए। जब यहाँ से r कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास 3 ही आएगा और अयोटा को जब कैलकुलेट करेंगे तो वो π/2 आएगा, ठीक है। ये आपने पहले देखा हो, यानी r के लिए हम क्या करेंगे, इसका मॉड लेंगे तो वो आएगा रियल पार्ट का स्क्वायर 0 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से 3 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो यहाँ से 3 मिलेगा r। और थीटा कैलकुलेट करने के लिए आर्गुमेंट tan इनवर्स y और x करेंगे। y हमारे पास 3 है और x हमारे पास 0 है, तो यहाँ से tan इनवर्स इन्फिनिटी होगा, ठीक है। tan इनवर्स इन्फिनिटी, tan कहाँ पे इन्फिनिटी होता है π/2 के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये थीटा भी आ गया। तो यहाँ से हम इसका मतलब 3 आयोटा, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसकी पोलर फॉर्म क्या होगी 3 इंटू cos π/2 प्लस आयोटा sin π/2। तो ये पोलर फॉर्म है। अब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी 3 आयोटा की। इसके मुताबिक अगर पोलर फॉर्म r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, r वैसे ही, और ये जो cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा है ये इक्वल होता है e की पावर आयोटा थीटा के। अब ये 3 तो वैसे ही रहेगा, cos थीटा की जगह π/2 है तो इसका मतलब e की पावर आयोटा π/2, ये 3 आयोटा की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब ये एक इम्पोर्टेंट रिमार्क है स्टूडेंट्स, इसको याद रखें आप। द कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज पीरियोडिक। और सेकंड पॉइंट है द कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन हैज अ प्योर इमेजिनरी पीरियड 2πi, ठीक है। यानी कि इसका क्या मतलब है इन दो पॉइंट्स का, पीरियोडिक का क्या मतलब है, यानी कि आपने जिस तरह पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा वो पीरियोडिक हैं, यानी कि साइन और उनका जो पीरियड है साइन थीटा और कॉस थीटा का पीरियड है 2π और टैन थीटा का पीरियड है पाई। यानी कि पीरियड पाई या 2π क्या होने का क्या मतलब है, जिस तरह साइन का पीरियड 2π है तो इसका मतलब साइन थीटा, कोई भी एंगल ले लें थीटा, साइन थीटा पे जो वैल्यू होगी, थीटा के ऊपर साइन की जो वैल्यू होगी वही साइन की थीटा प्लस 2π पे होगी, ठीक है। यानी कि थीटा प्लस 2π पे भी साइन वही वैल्यू देता है, तो इसका मतलब साइन का पीरियड 2π है और ये पीरियोडिक है। इसी तरह से कॉस थीटा पे जो वैल्यू होगी वो cos थीटा प्लस 2π पे होगी। और tan, इसी तरह से tan के लिए देख सकते हैं कि tan थीटा पे जो वैल्यू होगी वही tan की थीटा प्लस 2π पे होगी, ठीक है। आप इसको चेक कर सकते हैं, यानी थीटा आप कुछ भी ले लें, जिस तरह ये साइन है थीटा है तो यहाँ पे थीटा आप 30 ले लें, यानी साइन 30 पे साइन 30 इक्वल होता है 1/2 के, तो फिर साइन 30 प्लस 2π यानी 2π 360 के इक्वल है, इसमें 30 ऐड करेंगे तो 390, यानी कि साइन 390 की वैल्यू भी 1/2 ही होगी। इसी तरह आप कॉस के लिए भी चेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा है ये पीरियोडिक है। साइन थीटा और कॉस थीटा का जो पीरियड है वो 2π है और टैन थीटा का पीरियड पाई है, सॉरी यहाँ पे मैंने 2π लिखा है, ये पाई है, ठीक है। तो इसी तरह से, तो डियर स्टूडेंट्स इसी तरह से ये जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e की पावर z ये भी पीरियोडिक है, यानी कि e की पावर z इक्वल होगा e की पावर z प्लस 2πi आयोटा, ठीक है। यानी कि ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इनका पीरियड 2πi होता है, ठीक है। यानी कि e की पावर z पे जो वैल्यू होगी वही e की पावर z प्लस 2π आयोटा पे होगी। तो ये कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का ये पीरियड है
और ये कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल इस वजह से ये पीरियोडिक हैं, ठीक है। यानी कि इसके लिए हम इस तरह से देख सकते हैं कि ई की पावर, यानी कि ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। इसकी आप वैल्यू चेक करें, वो इसकी वैल्यू क्या होगी 3 वैसे ही, और ई रेज पावर आयोटा पाई ओवर 2 ये इक्वल होता है कॉस पाई ओवर 2 प्लस आयोटा साइन पाई ओवर 2। तो कॉस पाई 90 पे 0 होता है और साइन 90 पे 1 होता है, इसका मतलब इसकी वैल्यू होगी 3 आयोटा, ठीक है। इसकी वैल्यू होगी 3 आयोटा। अब आप इसमें यानी कि 3 ई रेज पावर आयोटा, ये इसको समझ लगे ये हमारे पास ई की पावर जी ही है। तो अब जब ई की पावर जी में ऐड करेंगे 2 पाई आई को, तो तब चेक करेंगे क्या इसका आंसर आता है। यानी कि 3 वैसे ही ई आयोटा पाई ओवर 2 प्लस 2 पाई आयोटा इसमें मैंने ऐड किया, तब इसकी वैल्यू चेक करते हैं। यानी कि ई की पावर जी, यानी कि ये इसकी वैल्यू हमने चेक की है, वो है 3 आयोटा के, ठीक है। इसकी वैल्यू 3 आयोटा हमने देखी है अभी। अब हम इसमें 2 पाई ऐड करके चेक करना चाहते हैं कि इसकी वैल्यू अब क्या होगी। तो ये इक्वल होगा 3। अब जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये होगा 4 आयोटा 5 आयोटा, यानी कि 5 पाई आयोटा ओवर 2 के। तो आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो वो भी 3 आयोटा ही होगी, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं इसको आप खुद से ही। तो इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये पीरियोडिक है, और इनका जो पीरियड है ये 2 पाई आई होता है, जो कि प्योर इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। यानी प्योर इमेजिनरी पीरियड इसी वजह से कह रहे हैं, ये इमेजिनरी नंबर है, प्योर इमेजिनरी है। यानी कि इसका मतलब है कि ई की पावर जी की जो वैल्यू होगी उसमें अगर जी में 2 पाई ऐड भी कर देंगे तो फिर भी सेम वैल्यू ही देगा फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। इसको अब हम देखते हैं। अब देखें कि सबसे पहले आपने पीछे कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को देखा, ठीक है। देन आपने देखा कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो थे उसके आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को देखा, यानी कि ओमेगा या डब्ल्यू कह सकते हैं आप, इज इक्वल टू एफ ऑफ जी। ये कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शंस था जो कि जिसको हमने कहा था कि उसको हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन को लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ 2 रियल फंक्शंस, यानी u ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा साइन ऑफ v प्लस आयोटा v एक्स वाई। यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है हमारे पास ये कार्टेशियन फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई आ रहे हैं ना, ये कार्टेशियन फॉर्म में है। और यहाँ पे जो ये रियल पार्ट है इसका और इमेजिनरी पार्ट्स है ये भी कार्टेशियन फॉर्म में है, ठीक है। u भी इन टर्म ऑफ एक्स वाई था और v भी इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई था। तो ये हमने पीछे भी पढ़ा, कॉम्प्लेक्स फंक्शन को कार्टेशियन फॉर्म में, उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स भी कार्टेशियन फॉर्म में थे। अब हम देखना चाहते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को पोलर फॉर्म में, यानी कि हम ओमेगा इज इक्वल टू एफ ऑफ जी इज इक्वल टू को हम देखना चाहते हैं u इन टर्म्स ऑफ पोलर फॉर्म का मतलब होता है आर थीटा की फॉर्म है, यानी और थीटा प्लस आयोटा v और थीटा, ठीक है। और हम इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को भी पोलर फॉर्म में देखेंगे, ठीक है। जो u होगा वो भी इन टर्म ऑफ आर थीटा होगा और v भी इन टर्म्स ऑफ आर थीटा होगा। इस टॉपिक में हमने यही करना है, ठीक है। पहले हमने कॉम्प्लेक्स फंक्शन को पढ़ा कार्टेशियन फॉर्म में, अब हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन को देखेंगे पोलर फॉर्म में, यानी और थीटा की फॉर्म में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए जब हमने कॉम्प्लेक्स फंक्शन को कार्टेशियन फॉर्म में देखा, अब ये फॉर्म किस तरह से आई थी, ओमेगा इज इक्वल टू एफ ऑफ जी u इन टर्म ऑफ एक्स वाई v इन टर्म ऑफ एक्स वाई। ये कब आया था, जब हमने g को रिप्लेस किया था x प्लस आयोटा वाई से, ठीक है। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर की कार्टेशियन फॉर्म है उससे जब रिप्लेस किया तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में आया, उसके रियल इमेजिनरी पार्ट्स कार्टेशियन फॉर्म में आए। अब हम अगर कॉम्प्लेक्स नंबर जो ये जो जी है इसको हम अगर हम रिप्लेस करें r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म है, अगर हम उससे रिप्लेस करेंगे तो देन जो कॉम्प्लेक्स नंबर यानी आउटपुट ये आएगी आर यू और v, ये भी इन टर्म्स ऑफ आर थीटा होंगे। तो ठीक है, इसमें हम यही करेंगे कि हमने क्या करना है, फॉर ए कॉम्प्लेक्स नंबर ओमेगा इज इक्वल टू एफ ऑफ जी इफ वी रिप्लेस द सिंबल जी विद आर कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। यानी कि अब हम जी को
उसकी पोलर फॉर्म से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा एफ ऑफ जी उसको हम इस तरह से लिखेंगे, यानी कि ये इस तरह से आ जाएगा फिर u इंटू आर ऑफ थीटा प्लस आयोटा वी इंटू आर ऑफ थीटा। यहाँ पे जो u r इंटू थीटा होगा इसको हम रियल पार्ट कहेंगे इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन का, और ये जो v r इंटू थीटा होगा इसको हम इमेजिनरी पार्ट कहेंगे f का फंक्शन का, कॉम्प्लेक्स फंक्शन का। ठीक है, तो ये भी पहले की तरह, पहले हम z को रिप्लेस कर रहे थे x प्लस आयोटा y से, अब हम z को रिप्लेस करेंगे r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा से। ठीक है, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। By replacing z with r cos of theta plus iota sin of theta in the function f of z is equal to z squared yields, यानी कि जब इस फंक्शन में हम z की जगह ये रिप्लेस करेंगे तो अब हम देखते हैं कि क्या आता है हमारे पास, और cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और होल का स्केयर। अब ये जो स्केयर है r का स्केयर अलहदा हो गया, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का स्केयर अलहदा करके लिख लिया हमने। ठीक है, यहाँ से r स्केयर तो वैसे ही रहेगा। अब ये देखेंगे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर है, That means कि we can use here De Moivre's फार्मूला। ठीक है, यहाँ पे हम De Moivre's फार्मूले को यूज कर सकते हैं, उसके मुताबिक ये जो पावर होती है ये एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी दोनों। ठीक है, यानी cos 2 थीटा प्लस आयोटा r स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और sin 2 थीटा, तो ये f ऑफ z हमारे पास इसके इक्वल आ गया। ठीक है, यहाँ पे r स्क्वायर cos 2 थीटा इसको आप u कह दें। ठीक है, और ये जो है इसको हम कहेंगे ये रियल पार्ट है इस फंक्शन f का, इस तरह से आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा इसको आप v कह दें, और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, आपने देखा कि किस तरह से हमने कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को कार्टेशियन फॉर्म में पढ़ा था पहले। ठीक है, जब हमने z को रिप्लेस किया था x प्लस आयोटा y से, और अब हमने कॉम्प्लेक्स फंक्शन को देखा पोलर फॉर्म में। ठीक है, यानी आर थीटा की फॉर्म में, उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को भी आर थीटा की फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया है। वो कैसे किया है, जब हमने z को रिप्लेस किया है और cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा दे। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरे लेक्चर समझ आ रहे हैं तो स्टूडेंट्स मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।